12वीं के इम्तिहानात खत्म होने के बाद मैं बिल्कुल आजाद हो चुका था। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ आराम करने और घूमने फिरने के सिवा कुछ नहीं था। मगर घर में सब मुझे कामों में लगा देते। कभी सब्जियां लाने को कहते, कभी दूध खत्म हो जाता तो मुझे ही याद आता। मैंने सोचा था कि इस खाली वक्त में थोड़ी सी मजा कर लूंगा, मगर ऐसा हो ही नहीं रहा था। मगर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान भी बनाया, लेकिन सबकी अपनी मजबूरियों की वजह से वो भी हो सका। फिर अम्मी ने मुझसे कहा कि जा अपनी फूफी के यहाँ चला आ, मुझे उनके पास कुछ सामान भी भेजना है और फूफी ने भी तुझे कई बार बुलाया है। मेरी फूफी वडोदरा में रहती थी। मुझे वहां जाना कभी ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए पिछले 3-4 साल से मैं उनके घर नहीं गया था। मैं इनकार कर देता, मगर फिर सोचा कि घर बैठे बैठे रहने से बेहतर है कि फूफी के यहाँ चला जाऊं। वहां मेरा कुछ वक्त भी गुजर जाएगा, वरना घर बैठे बैठे मेरी सारी छुट्टियां बर्बाद हो जाएंगी। 2 दिन बाद मैं फूफी के घर के लिए रवाना हो गया। फूफी का घर वडोदरा के एक छोटे से मोहल्ले में था। मुझे देखते ही फूफी बहुत खुश हुई। फूफी के 2 बच्चे थे। लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा, जिसका नाम राहुल था। दोनों स्कूल जाते थे और फूफा घर पर नहीं थे। फूफी ने बताया कि फूफा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, इसलिए वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आते हैं। खाना खाने के बाद वक्त गुजारने के लिए मैं छत पर चला गया। छत पर एक बड़ा सा खुला आंगन था और एक तरफ 2 कमरे बने हुए थे। एक स्टोर रूम था और दूसरे कमरे में कभी कभार सोने का बंदोबस्त होता था। इस कमरे में एक छोटा सा पलंग पड़ा हुआ था और उसके दोनों तरफ बस्तरों की कतारें लगी हुई थीं। आंगन की एक तरफ एक छोटा सा बाथरूम था, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता था। मैं छत की दीवार से झांककर आसपास देखने लगा, मगर कोई खास चीज नजर न आई। मैं नीचे आकर फूफी से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाजा खुला और स्कूल के यूनिफॉर्म में एक गोरी और खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके चाल ढाल से मुझे फौरन पता चल गया कि ये फूफी की बेटी है। अगर मैं उसे कहीं और देखता तो शायद पहचान ना पाता, क्योंकि वो बहुत बदल चुकी थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद था, चेहरा बहुत खूबसूरत, लंबे गहरे बाल जिन्हें उसने चोटी बनाकर बांध रखा था। धूप की वजह से इसके सफेद रंग पर हल्की सी लाली छा रही थी। उसने आकर मुझल मचाई, उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने भी अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया, मगर उसने कोई खास तवज्जो ना दी और अंदर कमरे की तरफ चली गई। कपड़े बदले, खाना खाया और फिर अपनी पढ़ाई में लग गई। मैं उससे बात करने की कोशिश करने लगा तो वो मेरी बातों का बहुत मुख्तसर और ठंडा जवाब देती। इसके अलावा कोई बात नहीं करती थी। मैंने पूछा तो बताया कि वो 9वीं जमात में पढ़ रही है और इन दिनों स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं। मैं फूफी और राहुल से बातों में लग गया, मगर मेरी निगाहें बार बार इसी की तरफ जाती रहती थीं। वो जितना मुझे नजरअंदाज कर रही थी, इतना ही मैं उसके करीब जाने के बहाने तलाश करता रहता था। मेरे दिल में उसके लिए कोई बड़ा ख्याल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसे देखता रहता और चाहता था कि वो मुझसे बात करे। मगर वो अपनी पढ़ाई में इतनी मसरूफ थी कि ऐसा लगता जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। रात के वक्त सब लोग छत पर ही सोते थे। मेरे लिए फूफी ने एक तरफ खाट पर बिस्तर बिछा दिया। वो खुद फूफी के करीब वाले खाट पर लेटी हुई थी। सब सो चुके थे, लेकिन मैं उसके बारे में सोचता रहा। घर से तो मैंने सिर्फ 2 दिन रहने का इरादा किया था, मगर अब उसकी वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था। सब सोए पड़े थे और मैं लेटा हुआ दौर से उसे देखता रहा। अंधेरे में वो वाज़िह तौर पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी तरफ देखकर मुझे एक अजीब सुकून मिलता रहा। पता नहीं रात के किस हिस्से में मुझे नींद आ गई, अन गई।
सुबह फोफी की आवाज से मेरी आंख खुल गई तो मैं सबसे पहले उसे ही तलाश करने लगा, लेकिन उस वक्त तक वो स्कूल जा चुकी थी। मैं पूरा दिन उसके वापस आने इंतजार करता रहा। जब वो वापस आई तो उसने पिछले दिन वाला ही मामूल शुरू कर दिया। फिर मैं राहुल के साथ बाजार गया और उसके लिए कुछ चीजें खरीदें। मैंने वहां से उसके लिए एक चॉकलेट भी खरीद ली। घर आकर मैंने चॉकलेट उसके हाथ में दी, मगर उसने कहा मुझे चॉकलेट पसंद नहीं और इनकार कर दिया। फिर वो दोबारा पढ़ाई में मसरूफ हो गई। वो मुझसे जितना अजनबी सा बर्ताव कर रही थी, मेरे अंदर उसके लिए इतनी ही ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो रही थी। राहुल मुझे बाहर जाने को कहता रहता, मगर मेरा दिल उसके सामने से हटने को नहीं मानता था। बस यही दिल करता कि मैं उसे देखता रहूं। एक रात बारिश शुरू हो गई। फोफी ने मुझसे कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। कमरे में रोशनी न होने की वजह से बहुत अंधेरा था। माँ आहिस्ता आहिस्ता टटोलते हुए बिस्तर की एक तरफ दीवार की जानिब लेट गया। मैं लेटते ही सो गया। थोड़ी देर बाद बादल की गर्ज से मेरी आंख खुल गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई और भी सो रहा है और कमरा बहुत अंधेरा था। मेरे ख्याल में राहुल मेरे पास आकर सो गया होगा। इसी वक्त आसमान पर बिजली कड़की, जिससे कमरे में कुछ रोशनी हो गई और मैंने देखा कि मेरे पास राहुल नहीं बल्कि उसकी बहन सो रही है। मेरा सांस रुक सा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जान ही ना रही हो। उसे अपने इतना करीब सोए देखकर मैं होश खो बैठा। मैं उसकी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। अगर जरा सी भी हरकत करता तो जान निकल जाती। मैं देर तक उसी हालत में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद कुछ मामूल पर आया तो उसे छूने का दिल किया, मगर डर लगता था कि अगर उसकी आंख खुल गई तो कहीं कोई मसला ना खड़ा हो जाए। मुझे अंदाजा हो गया था कि अंधेरे की वजह से वो यहाँ आकर सो गई है। अगर उसे पता होता तो वो कभी यहाँ ना आती। कोई हरकत करने से पहले ये समझना जरूरी था कि वो गलती से सोई है या जानबूझकर। मैंने नींद के अंदाज में पहलू बदला और अपना हाथ उसके कंधे पर इस तरह रखा कि उसकी आंख खुल जाए। मेरे हाथ के छूते ही मुझे एक अजीब सी बिजली सी लगी। उसका कंधा रेशम के तकिए जैसा नरम था। मेरे प्लान के मुताबिक हाथ लगते ही उसकी आंख खुल गई। उसने फौरन मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा, उठकर बैठ गई और अंधेरे में ही गौर से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ कौन सो रहा है। मैं ऐसा दुखा रहा था जैसे गहरी नींद में हूं और मुझे आसपास की दुनिया की कोई खबर नहीं। मेरे आहिस्ता आहिस्ता खराटों से इसे पता चल गया कि वो राहुल की बजाय मेरे साथ सो रही है। इसने जल्दी से अपनी चादर ली और पलंग की दूसरी तरफ जाकर सो गई। मैंने ठंडा सांस लिया और खुद को कोसने लगा कि इसे जगाने की क्या जरूरत थी। कम अज कम वो मेरे पास तो सो रही थी। अब पता नहीं ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। दूसरे दिन इसने पहले जैसा ही सलूक किया। रात वाली बात पर कोई रद्द अमल देती हुई नहीं लग रही थी। आज वो कुछ परेशान सी लग रही थी और पहले से भी ज्यादा पढ़ाई में लगी हुई थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे परेशानी का सबब पूछा तो फूफी ने बताया कि कल उसका रियाजी का इम्तिहान है और वो रियाजी में बहुत कमजोर है और उसे रियाजी में आप फिक्र ना करें, मैं उसे उसे तैयार करा देता हूँ। ये सुनकर उसे कुछ राहत मिली। मैंने रात गए तक उसके साथ बैठकर रियाजी की तैयारी कराई। इस दौरान कई बार मेरा हाथ उसके हाथ से टकराया तो जैसे बिजली लगी हो। उसके बाद वो मेरे साथ कुछ हद तक खुल गई। अगले दिन इम्तिहान देकर आई तो बहुत खुश लग रही थी। मेरे पूछने पर बताया कि पेपर बहुत अच्छा गया है और आज मेरे भी पेपर्स खत्म हो गए हैं। फिर उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा गया है।
उसका नाज़ुक सा हाथ अपने हाथ में लेकर मैं जैसे खुद को भूल ही गया था। उसके बाद तो मैंने उसका बिल्कुल अलग रूप देखा और अगले 2 दिन हमने बहुत गपशप की। फिर एक और रात बारिश शुरू हो गई। फूफी ने आज भी मुझे अंदर जाकर सोने को कहा। मैं कमरे में आकर बिस्तर की दूसरी तरफ जा कर लेट गया, जहां राहुल सो रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुल गई। कमरा अंधेरा था। इस वक्त बिजली कड़की और चंद सेकंड की रोशनी में मुझे लगा कि मेरे पास राहुल की बजाय वही सो रही है। मैं जैसे सदमे में आ गया। थोड़ी देर तक हम इसी तरह लेटे रहे। फिर मैंने सोचा कि इस दिन की तरह उसे फिर ना जगाऊं, तो रोशनी आने पर या सुबह उठने पर फूफी ने देख लिया तो पता नहीं क्या समझ बैठे। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर इस तरह मारा जैसे नींद में लग गया हो। वो उठी और बैठकर गौर से मेरी तरफ देखने लगी और फिर वहीं जाकर सो गई। मगर मैं अब भी लेटा रहा और सोने का ड्रामा जारी रखा। मैं दीवार की तरफ था और वो पलंग की तरफ। हमारे दरमियान फासला बहुत कम था, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा उठकर दूसरी तरफ लेट जाऊं, मगर फिर वहीं लेटा रहा। 10-15 मिनट तक इसी तरह लेटा रहा। फिर थोड़ी हिम्मत करके मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कमर पर रख दिया। हाथ रखते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। थोड़ी देर तक इसकी कोई हरकत का इंतजार करता रहा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। फिर मेरे अंदर और ज्यादा हिम्मत आ गई। इसने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी थी और मैं चादर के ऊपर से ही हाथ फेरता रहा। 15 मिनट तक मैं इसी तरह चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, मगर उसने कोई इशारा न किया। कमरा बहुत अंधेरा था और बाहर बारिश का शोर बहुत आ रहा था। अब मेरे अंदर और ज्यादा हिम्मत आ गई थी और मैं थोड़ा सा और करीब सरक गया। अब हम दोनों के दरमियान फासला बहुत कम हो चुका था। मगर जैसे ही मैंने हाथ इसकी चादर के अंदर रखा, इसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे ऐसी जगह पर रख दिया कि मैं खुद को रोक न सका। मेरा तो जैसे जान ही निकल गया, मगर मैंने कोई हरकत ना की और इसी तरह लेटा रहा। मगर अब तक उसने मेरा हाथ पकड़े रखा था। फिर वो सीधी होकर लेटी और मेरा हाथ अपने हाथ में ही रखा। इसके ऐसा करने से मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट फैल गई और मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। मगर उसने अभी तक कोई और हरकत ना की थी। थोड़ी देर तक तो उसने मेरा हाथ इसी तरह अपने हाथ में रखा रहा। फिर वो मेरे करीब आकर आहिस्ता से कान में कहने लगी, मैं स्टोर रूम में जरी हूँ, थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। इतना कहकर वो वापस मुड़ी और चारों तरफ का जायजा लेने लगी। फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसकी आवाज सुनकर मैं बिल्कुल होश खो बैठा और सोचने लगा कि जो लड़की मुझसे बात भी नहीं करती थी, वो आज रात मुझे तन्हाई में मिलने को कह रही है। खैर रोशनी अभी तक नहीं आई थी और फूफी खराटे ले रही थी। फिर मैं उठा और कमरे से बाहर आ गया, मगर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता टटोलता हुआ स्टोर रूम की तरफ जाने लगा। मैं अभी स्टोर रूम के अंदर गया ही था कि उसने मुझे पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। वो दरवाजे पर ही खड़ी मेरा बेताबी से इंतजार कर रही थी। हम दोनों मोहब्बत की नशे में डूबे हुए थे और देर तक एक दूसरे को गले लगाते रहे। बाहर बारिश रख चुकी थी, उसलिए चारों तरफ सनसान छा गया था। उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था। मगर 15 से 20 मिनट तक हमने गले मिलने और बहुत से चूमे लिए। फिर उसने अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया। सिर्फ 2-3 दिनों में हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। मगर जब मैं अपने घर जाने के लिए निकला तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसके करीब आया और कहा, ऐसा ना समझना कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ वक्त गुजारा है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है
और घर पहुंचकर मैं अम्मी अबू को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। इतना सुनकर उसने शर्म से अपनी निगाहें नीचे कर लें। मैंने उसके आंसू पूंछे और घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने अपने अम्मी अबू को रिश्ते के लिए भेज दिया। अम्मी अबू को भी कोई एतराज नहीं था। फिर मेरी फूफी ने भी मंजूर कर लिया और इस तरह हमारी शादी हो गई। आगे किया हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए और दूसरी किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।